हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें सेक्शन नंबर 8 तक मैंने आपको बात बताई थी। अब इस पूरी वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर हो जाए। कोशिश क्या, मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। 45 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो अगर आप देखेंगे तो 45 मिनट्स और 30 मिनट्स, ज़्यादा 75 मिनट्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कवर करते हुए मैंने समझाया है, पूरा मीनिंग के साथ। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, नो डाउट इन दैट। ओके, सेक्शन नंबर 9 हमसे क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 9 हमारा सिंपल सी चीज़ बोलता है। सेक्शन नंबर 9 हमसे ये बोलता है कि किस तरीके से एआरसी जो होगा, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी या एसपीवी होगी, वो किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन करेगी। मतलब क्या होगा, अब क्या होता है, सेक्शन नंबर 9 जो होता है वो हमारा बात करता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, जिसमें हम मांडवली करना कहते हैं, जिसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। मतलब क्या होगा, जो अगर आपको आपने पहला पार्ट देखा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा डायरेक्ट मत देखना, ठीक है। तो पहला पार्ट देख लेना, तभी आपको एग्जाम्पल समझ आएंगे, क्योंकि मैं एक विजय माल्या और एसबीआई का एग्जाम्पल लेके ही इस पूरे चैप्टर को करवा रहा था। तो अब सिंपल सी बात यह है कि विजय माल्या क्या कहता है। विजय माल्या जो होता है वो एआरसी के पास जाता है और एआरसी से ये बोलता है कि हे एआरसी, मेरी क्षमता तो नहीं है आपको पैसा देने की, बट मेरी मानसिकता, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको पैसे लौटा दूँ, बट मेरी कुछ मदद करो, मेरे साथ नेगोशिएशन करो, मेरे साथ बैठो, आओ बातचीत करो, और हम दोनों रास्ता निकालते हैं, और किसी भी तरीके से मैं आपको पैसे चुकाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। कहता है जो एआरसी होगी, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, फॉर द पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन, वो क्या करेगी, जाएगी और कुछ मेजर्स देगी, मतलब कुछ बातें बताएगी, कुछ कंडीशंस बताएगी। कंडीशन कह लो, मेजर्स कह लो, मतलब किसी भी तरीके से सुविधा पहुंचाएगी, नेगोशिएशन के बेसिस देगी। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहला कहता है कि जो एसपीवी होगी वो ये बोलेगी फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए वो उसके बारे में बताएगी। सेल करने के लिए बोलेगी या लीज पे देने के लिए बोलेगी पूरा का पूरा बिजनेस या बिजनेस का कुछ पार्ट को। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडस्ट्री है जिसका ठीक है, कोई कंपनी है विजय माल्या की, और वो अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, तो वो ये बोलेंगे कि आप पहले तो इसको बोलेंगे कि अच्छे से मैनेज करो, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अगर उनको ऐसा लगता है कि इसकी बस की नहीं है, तो वो सेल और लीज पे डालने के लिए भी बोल सकती है उस बिजनेस को। ठीक है, उसके अलावा जो डेट्स की जो जो पेमेंट्स के वो है, उसको रीशेड्यूल करने के लिए भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। ठीक है, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब ऐसी की तैसी, मतलब कहने का तात्पर्य, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो ऐसी की तैसी का मतलब ये होता है कि जो उसके हमारे पास एसेट्स गिरवी पड़े हैं एसपीवी के पास, तो अगर उसको ऐसा लगता है उस बातचीत करने के बाद कि नहीं यार, मेरे को तो नहीं लगता तुमसे हो पाएगा, कुछ हो पाएगा, मैं एक काम करता हूँ, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि मैं आपके एसेट्स को बेच देता हूँ जो आपने गिरवी रखे हुए हैं। और विजय माल्या भी बोलेगा कि ठीक है यार, गिरवी रखे हुए हैं, आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं अपनी एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। तो ऐसी की तैसी भी हो सकता है, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा या तो सेटलमेंट हो सकता है, जैसे आपस में बातचीत करके कि ऐसा कर लो, विजय माल्या के पास 25,000 रुपये पड़े हैं और एसबीआई को 40,000 देने थे, तो एसबीआई बोलता है कोई बात नहीं, तू 25,000 दे दे, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद या तो उसके एसेट्स को, और एसेट जो सिक्योर्ड एसेट्स है उनको क्या करेगा, पोजीशन में ले लेगा, मतलब वो अपने पास रख लेगा। अभी तो हाइपोथेटिकेशन में, उसके बाद पोजीशन जो थे अब उनको पोजीशन में ले लिए जाएंगे। उसके अलावा या फिर जो हमारा डेट है उसको क्या करेगा, शेयर्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जो विजय माल्या की कंपनी है उसके शेयर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस ने क्या किया, ठीक है, यस बैंक से कोई लोन लिया, ठीक है, अब रिलायंस जो है यस बैंक को पैसा नहीं लौटा पा रहा है, तो यस बैंक क्या बोलेगा कि मैंने आपको 1 लाख रुपए लोन जो दिए हैं, उस 1 लाख रुपए के शेयर्स मुझे दे दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी मांडवली हो सकती है, इस तरीके से भी नेगोशिएशन हो सकती है। तो नेगोशिएशन की अगर मैं बात करूँ तो आई एम सॉरी, नेगोशिएशन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है, सबसे पहला ये बोलेगा कि आप जो है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। दूसरा ये बोलेगा या तो सेल पे डाल दो या लीज पे डाल दो, कोई पार्ट ऑफ बिजनेस या पूरे के पूरे बिजनेस को। तीसरा ये बोलेगा कि जो हमारा रीशेड्यूल कर दो, पेमेंट की एडजस्टमेंट कर लो, मतलब रीशेड्यूलिंग कर लो टर्म्स में। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या तो फिर हमारा सेटलमेंट, या फिर हमारा पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, पोजेशन में ले लेना एसेट्स को, और या फिर हमारा जो है वो क्या करेगा, जो भी डेट है उसे इक्विटी में कन्वर्ट करवा लेगा, इक्विटी में मतलब शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसके अंदर ये बोला गया कि जो आरबीआई है, आरबीआई जो है वो डिटरमाइन करेगा पॉलिसी, और नए जो इशू करेगा जो भी नेसेसरी हमारे जो है डायरेक्शंस को, मतलब विजय माल्या अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाएगा, या आरबीआई जो है उसको डायरेक्ट करेगा। क्योंकि अब विजय माल्या जो है ये बोलने आया है कि मांडवली कर लेते हैं, आपको जैसा लगे आप मेरे बिजनेस को उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बता दीजिए। तो अब आरबीआई जैसे जैसे गाइड करेगा वह उस तरीके से जो है विजय माल्या अपने बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, और किस तरीके से चलाएगा, जो एआरसी है वो क्या करेगा, एआरसी जो होगा ऑब्वियसली किसके, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। तो एसपीवी जो है वो, एसपीवी कह लो या एआरसी कह लो, वो क्या करेगा, फॉलो करेगा आरबीआई के गाइडलाइंस को, कि किस तरीके से विजय माल्या के बिजनेस को आगे अच्छे से बढ़ाया जाए।
ठीक है। तो सेक्शन नंबर 9 कुछ नहीं है, वो जो कंडीशंस है, जो मेजर्स है, वो आपको ध्यान रखना है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या क्या करेगी, सबसे पहला कि हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस करने के लिए बोलेगी, सेल और लीज और ऑफ पार्ट ऑफ बिजनेस और होल बिजनेस के लिए बोलेगी, ठीक है, सेटलमेंट के लिए बोलेगी, रीशेड्यूलिंग के लिए बोलेगी, या फिर हमारा जो है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बोलेगी, या फिर हमारा पोजीशन में ले लेगी सिक्योर्ड एसेट्स को, या उनके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट, शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेगी। और ये सारे काम करते हुए क्या होगा, आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करना होगा बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 10 आता है। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। इसके मतलब ये क्वेश्चन जो होता है ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। पेपर 4 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता था कि एआरसी के और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो एआरसी 3 तरीके से काम करती है, एजेंट की तरह भी काम करती है, मैनेजर की तरह भी काम करती है और रिसीवर की तरह भी काम करती है। कहता है जो हमारी एआरसी होती है वो एजेंट की तरह तब काम करती है जब उसको रिकवर करने होते हैं ड्यूज, मतलब जब वो रिकवरी के लिए जाएगी किसके पास, विजय माल्या के पास, तो ऑब्वियसली वो एक तरीके से एजेंट की तरह काम करिए क्योंकि वो रिकवर करिए पैसा ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली तो बैंक के बिहाफ पे ही पैसा रिकवर करिए। मैनेजर की तरह भी काम करती है, कहता है जो हमारा एआरसी होता है वो मैनेजर की भी तरह काम करता है जब वो फीस लेता है किसी भी तरीके की पार्टीज के बीच में काम करवाने का, ठीक है। उसके अलावा रिसीवर की तरह भी काम करता है अगर उसे कोर्ट अपॉइंट करता है तो आपको 3 चीजें याद रखनी है कि जो हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एजेंट की तरह भी काम करता है, मैनेजर की तरह भी काम करता है और रिसीवर की तरह भी काम करता है। एजेंट की तरह तब काम करता है जब वो रिकवरी करता है ड्यूज की, मैनेजर की तरह वो तब काम करता है जब 2 पार्टीज के बीच में वो क्या करता है, 2 पार्टीज के बीच में जो है वो म्यूचुअली एग्री, जो भी म्यूचुअली एग्रीड होते हैं उसके लिए काम करता है, जो भी हमारा काम होता है फीस लेकर। और रिसीवर की तरह तब काम करता है जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो होता है, ट्राइब्यूनल जो होता है उसको जो है इस तरीके से जो है अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, हाउएवर कोई भी एआरसी जो है वो मैनेजर की तरह काम नहीं कर सकती इफ एज सच गिव, जो हमारा अगर वो पेक्यूनरी लायबिलिटी रेज करके देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर पेक्यूनरी लायबिलिटी उनकी रेज होती है तो फिर वो मैनेजर की तरह काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है, कहता है जो एआरसी जो है वो प्रायर अप्रूवल लेगा आरबीआई से जहां पर उसका कुछ और बिजनेस है। मतलब अगर वो कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसको क्या करेगा कि अगर उसको कुछ और काम करना है तो एसपीवी को क्या करना पड़ेगा, या एसपीवी, देखो एसपीवी बोल रहा हूँ, एआरसी बोल रहा हूँ, बात एक ही है, ठीक है। अगर एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को, या एआरसी को कोई काम करना है तो उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई काम इन द सेंस मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मेजर काम है, जो मेन काम है, उसके अलावा कुछ और काम करना है, एसपीवी को अगर कोई और काम करना है तो उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि अगर सर्टिफिकेट लेने से पहले, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो सर्टिफिकेट लिया था सेक्शन नंबर 3 में, उससे पहले अगर एआरसी कुछ और काम करता होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ और काम करता होगा तो उसे 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उसे क्या करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर अंदर उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने ऊपर एआरसी बोला वो डज नॉट इंक्लूड सब्सिडरी, तो ये बात याद रखना। अगर पेपर में आपको ऐसा गुमराह किया जा सकता है कि सब्सिडरी से ऐसा बोला गया, आरबीआई ने सब्सिडरी को बोला कि आप ये वाला काम बंद कर दीजिए क्योंकि आप एआरसी हो, तो वो ये बोल सकता है कि नहीं, जो कंडीशंस है वो एआरसी के ऊपर एप्लीकेबल है, एआरसी की सब्सिडरीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 11 आता है। सेक्शन नंबर 11 बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, कहता है कि अगर आपस में सारे लोगों के डिस्प्यूट चल रहे होंगे, अगर इन सबके आपस में डिस्प्यूट हो गए होंगे तो फिर उस केस में, मतलब नॉन पेमेंट को लेकर एआरसी के बीच में और इन सब के बीच में अगर आपस में डिस्प्यूट होंगे तो मिला जुला के आपको ये बात याद रखनी है कि डिस्प्यूट जो होंगे सारे के सारे वो हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो अपन ने पढ़ा है उसकी वीडियो भी मैं डाल चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। उसके तहत जो है सारे के सारे उसको डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 आता है जिसके अंदर बोला गया कि आरबीआई जो है डायरेक्शन इशू करेगा। ये सब आप सबको भी पता है, आरबीआई जो होता है वो पॉलिसी बताएगा, ठीक है, पॉलिसी डिटरमाइन करेगा पब्लिक इंटरेस्ट में और जो है डायरेक्शंस देगा कि किस तरीके से काम किया जाए। अब सारी चीजें जो एआरसी करता है ना, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक खुलासा करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान रखना। जो भी काम सारा का सारा एआरसी करता है वो सारा का सारा डायरेक्शंस जो होता है, सारा का सारा प्रोसीजर जो होता है वो हमारा आरबीआई बताता है। आरबीआई ही बताता है कि किस तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकता है एआरसी, कितनी फेस लेगा एआरसी, किस तरीके से एसेट्स लेगा, किस अमाउंट तक के एसेट लेगा, किस तरीके से रिकवरी करेगा, किस तरीके से मांडवली करेगा। ये सारे डायरेक्शंस जो होता है आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसके अंदर ये बोला गया कि तो आरबीआई क्या क्या डायरेक्शंस देगा, आरबीआई यही देगा कि कौन कौन से टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा एक्वायर करने का। देन एग्रीगेट वैल्यू क्या है फाइनेंशियल एसेट्स की, उसके अलावा फीस वगैरह जो एआरसी क्या लेगा, और उसके अलावा सिक्योरिटीज किस तरीके से क्वालिफाइड बायर्स को इशू करा जाएगा एआरसी के द्वारा। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 ए हमसे ये कहता है कि आरबीआई के पास पूरी की पूरी पावर है कि वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से कि दिखा भाई तूने क्या क्या काम किया, किस तरीके से इशू किया, क्या तू मेरी डायरेक्शंस को
फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है आरबीआई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। और अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एआरसी, तो वो उसका ऑडिट भी करवा सकता है, ठीक है। और अगर ऑडिट के दौरान ऐसा पता चलता है कि ये जो है बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अपने उसके चेयरमैन को, जो एआरसी का चेयरमैन है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और उसको रिमूव कर दिया जाएगा चेयरमैन को या डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा, चेयरमैन और डायरेक्टर को, अगर आरबीआई को लगता है कि ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे एआरसी के बंदे, ठीक है। तो और उसकी जगह एक ऑब्जर्वर ऑफिसर्स को, अपने बंदे को अपॉइंट करेगा आरबीआई कि जाके देख इन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं एआरसी में रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उस ऑफिसर की ड्यूटी और इसके बाद ऑफिसर जो है वो जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो हमारा आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से काम करेगा। उसके अलावा जब भी ऑडिट वगैरह होगा, तो इंस्पेक्शन वगैरह होगा, तो एआरसी के डायरेक्टर्स की और ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती है कि सारा का सारा सहयोग करें, योगदान करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो सेकंड पार्ट था रफा का, वो भी कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 से सेक्शन नंबर 19 जो अपन पढ़ेंगे वो ऐसी की तैसी करेंगे। ऐसी की तैसी का मतलब होता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जहां पर जो हमारे पास गिरवी पड़े हुए एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से खत्म करवा दूंगा। सेक्शन नंबर 13 हमसे बहुत सिंपल सी चीज कहता है कि एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। पहले क्या होता था कि कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी, मतलब बैंक को क्या करना पड़ता था, अपने ही एसेट्स बेचने के लिए, अपने ही एसेट्स जो उनके पास गिरवी पड़े हैं वो बेचने के लिए कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती थी। और उसमें आपको सबको पता है कितना टाइम वक्त गुजर जाता है। तो यही मद्देनजर रखते हुए जो अरुण जेटली साहब है, लेट श्री अरुण जेटली साहब, उन्होंने सरफाइसी एक्ट लाया था, जहां पर ये पावर दी गई थी बैंक्स को कि वो बिना कोर्ट से परमिशन लिए अगर उनको पैसे रिसीव नहीं होते, एक टाइम पीरियड दिया गया है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उस टाइम पीरियड में अगर पैसे वसूल नहीं होते हैं तो उस एसेट को बेच दिया जाए, उन एसेट्स को बेच दिया जाए, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर यही बोला गया, नॉट विद एनीथिंग, मतलब कि कहीं पर कुछ भी लिखा हो, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, हम यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, बैंक जो है कुछ भी कर सकती है सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ, मतलब एसेट्स के साथ जो भी उसके पास गिरवी पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको टोपा एक्ट के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे गिवन है। फिलहाल हम सरफाइसी एक्ट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारे उसके बाद हमसे अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एनपीए होने के बाद, मतलब जब आपका एनपीए हो जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, जब आपके एनपीए हो गया, मतलब जो बैंक के लिए एनपीए हो गया, उसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एक्स डेज के अंदर अंदर, एक्स डेज इसलिए बोल रहा हूँ, कोई टाइम पीरियड नहीं है, नोटिस इशू किया जाएगा। कौन नोटिस इशू करेगा? बैंक नोटिस इशू करेगा। किसको नोटिस इशू करेगा? बैंक। बहुत ध्यान से सुना, नोटिस, देखो एक तरीका था जो एसपीवी बना के काम हो सकता था, ठीक है, कि एसपीवी बनाया और मांडवली वगैरह कर ली, या नॉर्मल सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, देखो नॉर्मली पैसा देता रहा तब तो एसपीवी नॉर्मल हो जाएगा काम, लेकिन अगर पैसा नहीं दिया तो एसपीवी क्या करेगा? मांडवली कर लेगा। अब ये चैप्टर दूसरे पैमाने पे आ गया है, जहां पर ये बोला गया कि अगर एसपीवी नहीं बनता तो बैंक किस तरीके से वसूल सकता है सरफाइसी एक्ट के तहत। तो बैंक इस तरीके से वसूल सकता है कि एनपीए जब हो जाएगा, जब उनका अकाउंट एनपीए हो जाएगा विजय माल्या का, तो एक्स डेज के तहत, जब भी कोई भी नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है, जब भी बैंक का मूड करे वो एक नोटिस इशू करेगा, और नोटिस इशू करके ये बोलेगा कि बेटा तुझे पैसे देने हैं 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर विजय माल्या पैसे लौटा दे। अगर विजय माल्या 60 दिन के अंदर अंदर पैसे नहीं लौटा पाया तो वो क्या करेंगे? उसकी सिक्योरिटीज को एनफोर्स कर देंगे, मतलब बेच देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही डिफॉल्ट हुआ, मतलब जैसे ही एनपीए हुआ, अब उसके बाद एक्स डेज के अंदर अंदर, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन नोटिस इशू किया जाएगा, और नोटिस जो है 60 दिन का इशू किया जाएगा, जिसमें बोला जाएगा कि अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर ले विजय माल्या। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तेरी सिक्योरिटीज को बेच देंगे, तेरी राइट्स को बेच देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंडीशन यही है कि डिफॉल्ट होना चाहिए सबसे पहले, तो अकाउंट जो है एनपीए हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, मैंने इसलिए बार बार एनपीए बोला है। तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखी हुई है, इसी को एक्जैक्टली आपको पेपर में लिखना होगा, ठीक है। तो कहता है जो भी हमारा डिफॉल्ट होगा, पेमेंट जब भी डिफॉल्ट होगा, सबसे पहली बात डिफॉल्ट होना चाहिए, साथ में वो एनपीए भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ डिफॉल्ट हुआ, कई बार ऐसा होता है कि एनपीए नहीं बनता है, सिर्फ डिफॉल्ट क्या होता है पहली बार, तो उस केस में आपको जो है क्लासीफाई होना चाहिए एज एनपीए। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर को नोटिस इशू किया जाएगा कि अपने डेट्स को कितने दिन के अंदर नोटिस इशू करना है, कुछ नहीं बोला गया, मतलब एनपीए होने के बाद कितने दिन के अंदर करना है, कुछ नहीं बोला गया, एक्स साइलेंट है, तो आप एक्स डेज समझ सकते हैं, मतलब जब बैंक का मूड करे, ठीक है। उसके बाद नोटिस इशू किया जाएगा तो कि 60 दिन में पैसे चुका ले। अगर उसने 60 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो हम सरफाइसी एक्ट के तहत सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 के तहत हम तेरे एसेट्स को एनफोर्स कर लेंगे, हम उसके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। एनपीए किस तरीके से बनता है उसके बारे में नीचे बता रखा है, ये लोग आप पढ़ सकते, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज करते हैं तो वहां पर भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि नोटिस जो इशू किया जाएगा उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। कहता है जो नोटिस इशू किया जाएगा उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि क्या कि अमाउंट कितना देना है उसको, और कौन कौन से, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कौन कौन से एसेट्स है जिनको एनफोर्स कर लिया जाएगा।
अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुना। कहता है अगर नोटिस रिसीव होने के बाद बोरर जो होता है कोई रिप्रेजेंटेशन देता है या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उस रिप्रेजेंटेशन को और ऑब्जेक्शन को कंसिडर करना होगा बैंक के द्वारा। बैंक जो है उसको कंसिडर करेगा और 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देगा। फॉर एग्जांपल विजय माल्या को उन्होंने नोटिस भेजा और विजय माल्या ने बोला कि एक मिनट मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए, मेरी कंपनी की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी एयरलाइंस डूब रही है, प्लीज़ आप मेरी मुश्किलों को समझिए और मैं आपके ज़रूर पैसे चुका दूंगा। तो जब उसने विजय माल्या ने 60 दिन के अंदर अंदर अपना उसका नोटिस का रिप्लाई कर दिया तो उस केस में बैंक को 15 डेज के अंदर अंदर विजय माल्या को रिप्लाई देना होगा कि हम तेरे को मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो बैंक को कितने दिन के अंदर अंदर देना है? 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है विजय माल्या की बात का। विजय माल्या जब 60 दिन के अंदर अंदर कुछ रिप्लाई देगा तो एसबीआई की ड्यूटी बनती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कि वो 15 दिन के अंदर अंदर विजय माल्या की बात का जवाब दे और उसको बताए कि हम तेरे रीजन से, वैलिड रीजन से, मतलब उसका रीजन अगर वैलिड है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसको लगता है कि नहीं उसका रीजन वैलिड नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये जो भी होगा बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है जब यहां पर फेलियर टू पे, अगर यहां पर सिंपल सी बात ये बोली गई कि अगर फेलियर टू पे द ड्यूज बाय द बोरर, लेकिन अगर अब वो पैसे नहीं देता तो क्या होगा? तो इनकेस अगर वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, बहुत ध्यान से सुना, अगर 60 दिन में पैसे नहीं देता तो ये सारे काम जो नीचे लिखे हुए हैं वो सारे होंगे। अब 60 डेज में उसने पैसे नहीं दिए विजय माल्या ने, अब भाई 60 डेज में पैसे नहीं दिए या फिर उसने जो रिप्लाई दिया उसका जवाब दिया बैंक ने 15 दिन के अंदर अंदर और रिजेक्ट कर दिया उसका रीजन कि हमें तेरा रीजन ठीक नहीं लग रहा, हमें तो पैसे चाहिए, और विजय माल्या ने पैसे नहीं दिए, तो मिला जुला के कंक्लूजन यह है कि विजय माल्या ने पैसे नहीं दिए। तो क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोविजन। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा? तो विजय माल्या के एसेट्स को पोजीशन में ले लिया जाएगा, सिक्योर, मतलब अभी तक तो हाइपोथेटिकेट थी, अब पोजीशन में ले लिया जाएगा। होता नहीं है कि घर गिरवी था लेकिन अब घर बैंक वाले हथियारे हैं, तो अब पोजीशन में ले लिया जाएगा सिक्योर्ड एसेट्स को बहुत आराम से। उसके मैनेजमेंट, उसके बिजनेस के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया जाएगा। मैनेजमेंट अब टेक ओवर द मैनेजमेंट मतलब अब बैंक की सुनेगी मैनेजमेंट, और सारे जो डायरेक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो सारे के सारे उसकी सुनेंगे। लेकिन यहां पर एक प्रोविजो डाला गया है। अब प्रोविजो जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपका लोन का अमाउंट सब्सटेंशियल नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को 500 रुपए लोन दिया विजय माल्या को, और मैं ऐसा थोड़ी है कि 500 रुपए देकर अब उसका बिजनेस हथिया लूंगा, तो यहां पर ये बोला गया है कि आपके पास यहाँ डिविजिबल नहीं है कि और तुम्हारे पास 1-2% गिरवी है तो तुम नहीं बेच सकते। मतलब अगर आपके पास थोड़ा ही हिस्सा है, मतलब आपने थोड़ा बहुत ही लोन दिया है, तब आप किसी के मैनेजमेंट को या बिजनेस को नहीं बेच सकते, उसको सेल आउट नहीं कर सकते। आपके पास एक सब्सटेंशियल पार्ट होना चाहिए सिक्योरिटी का, तभी आप उसके बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हो। ये एक तरीके से प्रोविजो डाल के सेव किया गया, वरना कल को कोई 500,000 रुपए देके पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोविजो डाल के सेव किया गया है। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद आप क्या करोगे? अब यहां पर देखो, अब उसके अलावा एक चीज इसके अंदर और ध्यान रखनी है आपको प्रोविजो के अंदर। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपका सब्सटेंशियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए गिरवी रखने के लिए, उसके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई ऐसा एसेट है, मतलब अब जरूर थोड़ी एसबीआई ने लोन दिया हो, ठीक है, और एसबीआई लोन, एक सेम बिल्डिंग अगर 10 करोड़ की है, तो अगर एसबीआई से उसने 2 करोड़ लोन लिया था, तो एसबीआई क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ का मालिक हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो एसेट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, जो लोन के अमाउंट से। तो एसेट वो 3 करोड़ का हो सकता है। बाकी सोचो एक्सिस ने दे रखा है लोन, ठीक है, या फिर येस बैंक ने दे रखा है, या एसबीआई या किसी और बैंक ने दे रखा है, ठीक है, तो वो सब भी तो मालिक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, कोई एसेट ऐसा है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐसा है जो डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे डिवाइड कर लिया जाएगा कि मैं 3 करोड़ का हिस्सा लेके जा रहा हूं। एसबीआई बोलेगा कि भाई मैं 3 करोड़ के हिस्से पे टेक ओवर कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये बंदा मेरे पैसे नहीं चुका रहा है। ठीक है, तो जो डिविजिबल बिजनेस है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर बोलता है वो ये बोलता है कि किसी और बंदे को अपॉइंट किया जाएगा जो मैनेज करेगा एसेट्स उनके ब्याह पे। ठीक है, अपना बंदा जो है मैनेजमेंट ले लेगा, बिजनेस देखेगा, इनका एसबीआई का अपना बंदा देखेगा। उसके अलावा जितने भी विजय माल्या के, बहुत ध्यान से सुना, जितने भी विजय माल्या के वो होंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि विजय माल्या को किसी से पैसे लेना हो, विजय माल्या के खुद के भी तो डेटर्स हो सकते हैं ना, तो जो भी जितने भी डेटर्स विजय माल्या के होंगे, अब वो विजय माल्या को पैसे नहीं देंगे, अब वो किसको पैसा देंगे? एसबीआई को पैसा देंगे। तो अगर मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं एक लाइन में, तो इसका मतलब यह है जो विजय माल्या के डेटर्स थे अब वो एसबीआई के डेटर्स हो जाएंगे। दैट्स इट, उसके ऊपर पूरा का हक एसबीआई का हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पढ़ लेना जितना भी ब्लूइश में, ये सारा फॉर नॉलेज पर्पस है। इसके बाद एक चार्ट, फ्लो चार्ट में भी उन्होंने बता दिया है। ठीक है,
उसके बाद अगर यहाँ पर एक बोला गया है कोई भी पेमेंट अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दी गई है शैल बी वैलिड डिस्चार्ज, मतलब अगर उसने सारे के सारे विजय माल्या ने पेमेंट दे दी तो उसके बाद उसके एसेट्स को उसके बिजनेस को छोड़ दिया जाएगा। जब उसने सब कुछ दे दिया तो फिर उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें उसको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद लेकिन अगर उसने नहीं दिए तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद सेल प्रॉपर्टी की सेल करना जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जहाँ पर सेल होती है इमोल प्रॉपर्टी की फर्नीचर रिजर्व, जहाँ पर एक रिजर्व प्राइस जो है वो स्पेसिफाइड है तो हैज बीन तो बिडिंग अमाउंट जो होगा वो वहीं से होगा और वो रिजर्व प्राइस से कम नहीं हो सकता। जो भी बिडिंग अमाउंट होगा वो रिजर्व प्राइस से कम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी अमाउंट होगा रिजर्व प्राइस डिसाइड कैसे होगा, रिजर्व प्राइस ज्यादातर डिसाइड पता कैसे होता है, सबसे पहले पब्लिक से पूछा जाता है कि आप कितने पैसे इस घर के दोगे, तो जो भी प्राइस होता है वो उस तरीके से लिया जाता है। पहले पब्लिक की जबान से जो है वो जानेंगे कि कितना पैसा जो है वो इस एसेट का दे सकता है और उसके बाद अगर एसबीआई को खुद को खरीदना है तो एसबीआई जो है आकर उस घर को या उस बंगले को ले लेगी, उसको परचेज कर लेगी, ठीक है, और उसका हो जाएगा वो, मतलब उसकी वैल्यू उतनी लगाई जाएगी और उस अमाउंट को जो होगा लोन के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ये सारे मेथड्स हैं कि कितना अमाउंट होगा, कितना 25% है, 30% है, ये आप ब्लूइश में ये पढ़ लेना, मैं मेन प्रोविजंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफर टू गेट ऑल द राइट्स ऑफ द, मतलब जिसके पास भी एसेट गया वो अब उसका मालिक है, कोई और बंदा जो है उसको आके परेशान नहीं कर सकता। मतलब कल को आगे विजय माल्या ना बोले कि मेरा तो बैंक ने बेचा था मैं तेरा करूँ, अब वो रियल ओनर जो होगा वो वही बंदा बनेगा जिसने वो घर परचेज कर लिया है। उसके बाद एक्सपेंस जो होगा वो रिकवर किया जाएगा, मतलब जो भी खर्चा होगा इस घर को बेचने का वो भी विजय माल्या से ही वसूला जाएगा, मतलब वो भी लोन के अमाउंट में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब वो भी विजय माल्या से ही लिया जाएगा जो भी खर्चा हुआ होगा उस घर को बेचने का। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमसे कहता है वो कहता है ड्यूज डिपॉजिटेड बाय द बोरोवर बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नोटिस, मतलब अगर आपने जो नोटिस दिया, आपने बिडिंग वगैरह के लिए जो नोटिस लगाया, ठीक है, लेकिन ऑक्शन से पहले, अगर ऑक्शन से पहले विजय माल्या ने पैसे लौटा दिए, अगर ऑक्शन से पहले विजय माल्या ने पैसे लौटा दिए तो उस केस में जो है घर को नहीं बेचा जाएगा और घर वापस कर दिया जाएगा विजय माल्या को, और जो भी स्टेप्स लिए गए हैं बैंक के द्वारा वो सारे के सारे वो बैक ले लेगा, मतलब पीछे ले लेगा और और पूरा का पूरा एसेट जो है वापस कर देगा, क्योंकि विजय माल्या ने घर बिकने से पहले ही अपने घर के पैसे दे दिए और उस घर को बचा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि जहां पर जॉइंट लेंडर्स है, मतलब एक घर के बहुत सारे मालिक हैं, तो उस केस में जब तक बहुत ध्यान से सुना, जब तक 66% लोग, टोटल 66, मतलब मान के चलो 100 रुपए का लोन है तो 66 रुपीज जिसने दे रखे हैं, जब तक ये लोग एग्री नहीं होंगे अगर तब तक घर नहीं बिकेगा। मतलब इतने लोग कम से कम मानने चाहिए कि हाँ, मतलब एसबीआई ने अगर 40 रुपए दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई ने 40 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, और उसके अलावा 26 रुपए जो है यस बैंक ने दे रखे हैं, तो 66 अब हुआ। तो ये दोनों जब तक, और बाकी किसी और ने दे रखे हैं जो बचा हुआ 44 है, ठीक है, जब तक ये दोनों नहीं मानेंगे तब तक जो है घर नहीं बिक सकता। तो ज्वाइंट लैंडिंग के केस में 66% लोग मानने चाहिए, तो जब तक 66% लोग मिलकर नहीं जाएंगे तब तक जो है हमारा नहीं हो सकता, तब तक हमारा घर नहीं इधर बिकेगा। उसके बाद रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट का क्या मतलब होता है? रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम उसके घर को बेचेंगे, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुना, जब भी हम उसके घर को बेचेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पूरा का पूरा मैं आपको समराइज वे में बता देता हूं कि जब भी हम उसके घर को बेचेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अब उसका बिजनेस अगर घर है तब तो ये सारी चीज हो जाएगी कि वो पूरा का पूरा 66% अगर ज्वाइंट लैंडिंग अकेला है तो नॉर्मली ऑक्शन वगैरह हो जाएगा, रिजर्व प्राइस से कम प्राइस पे नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और बोली गई है कि अगर इनकेस उसका बिजनेस बंद हो रहा है, अगर इनकेस उसका बिजनेस बंद किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसका बिजनेस बंद हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले लिक्विडेटर जो होगा, लिक्विडेटर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इसके एसेट, हमने याद है आईबीसी पढ़ा था, तो यहां पर आईबीसी में या लिक्विडेशन चैप्टर आपको पता होगा, तो उसमें यह है कि लिक्विडेटर को इन्फॉर्म, अगर आपको एनफोर्स करनी है सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आपने आईबीसी नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़िए, तभी आपको ये समझ आएगी जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम इसका घर बेचना चाहते हैं, लिक्विडेटर आके चेक करता है कि हाँ आपके पास ये गिरवी पड़ा है, आप बेच सकते हो, तो फिर लिक्विडेटर जब वो बिक जाएगा तो उसके बाद लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करना होगा। लिक्विडेटर सबसे पहले आपको बताएगा कि उसकी फीस कितनी थी, उसका क्या था, क्योंकि सबसे पहले लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस जाते हैं, वर्कमैन ड्यूज के पैसे जाते हैं। अगर आप
लिक्विडेशन चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि वर्कमैन ड्यूज सबसे पहले जाएंगे, तो उससे सरफाइसी एक्ट को लिंक किया गया है, इसीलिए बोला गया है कि सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज के पैसे दिए जाएंगे और फिर जो पैसा बचेगा वो एसबीआई लेके जाएगा। मतलब अगर उसका बिजनेस बंद हो रहा है, उसके बिजनेस को भेजा जा रहा है, तो लिक्विडेटर से पूछा जाएगा और वर्कमैन का जितना पैसा बनता होगा वो लिक्विडेटर को दिया जाएगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो एसबीआई लेके जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है अगर उसको वर्कमैन को देने के बाद एसबीआई के पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो क्या होगा, तो लिक्विडेटर जब लिक्विडेशन करेगा उसके बिजनेस की, तो उस केस में एसबीआई को भी कंसिडर करेगा और एसबीआई को भी पैसे दिलवाएगा। तो ये पूरा का पूरा उसको लिंक कर दिया गया है सरफाइसी को भी कि अगर इनके बिजनेस ही बंद हो रहा है तो उस केस में ऐसा ना हो कि वर्कमैन को पैसा ना मिले और सारा का सारा पैसा लेके एसबीआई चला जाए। ठीक है जी। इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारा राइट्स अगेंस्ट द गारंटर, इसका मतलब यह है कि अगर जो ऊपर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 5, अगर आपको याद होगा यहाँ पर ये 4 चीजें हमने पढ़ी कि पोजीशन में ले लेगा बिजनेस। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो हमने पढ़ा, इस वाले प्रोविजंस को करने से पहले, मतलब उसके बिजनेस को पोजीशन में लेने से पहले, मैनेजमेंट को उसके एसेट सिक्योरिटीज को एनफोर्स करने से पहले गारंटर की बजाएगा, गारंटर को परेशान करेगा कि तूने गारंटी ली थी इस बंदे की, तू पैसे लौटा। तो गारंटर से भी जब पैसे नहीं लेंगे उसके बाद ही ये सारी चीजें हमारी होंगी। ठीक है, उसके बाद बोरर नॉट टू ट्रांसफर सिक्योर्ड एसेट आफ्टर रिसीव, एक बार नोटिस इशू हो गया तो बोरर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने एसेट को किसी और को ट्रांसफर ना करे, ऑब्वियस सी बात है। अब सेक्शन नंबर 14 मैंने आपको बहुत अच्छे से समराइज में ऊपर के सेक्शंस को बता दिया, इतना बड़ा सेक्शन था उसको समराइज करना ही बहुत बड़ी बात थी और मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज को बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर इसके बाद आप एक रीड दे देते हो तो आपको एक एक चीज मेरी बात जो है लिंक जो है याद हो जाएगा कि हाँ ऐसा 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 बोला था। इसके बाद सेक्शन नंबर 14 बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, कहता है जब भी आप किसी के ये एक रूल है कि अगर आप किसी के एसेट्स को पोजीशन में लेने वाले हो, चाहे आप बैंक ही क्यों ना हो, आपको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि हम इस बेसिस के वजह से हम जो है एसेट्स डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, इस वजह से जो है एसेट्स को पोजीशन में ले रहे हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, 30 डेज के अंदर अंदर वो एसेट को आपको पोजीशन में लेके दे देगा। ठीक है, मैक्सिमम 30 से 60 डेज हो सकते हैं, 60 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही बोला गया कि वो पोजीशन में ले लेगा और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे क्रेडिटर्स के वो आपको दे देगा। मतलब क्या होगा, बैंक इन्फॉर्म करेगा किसको, मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, सारे उसके एसेट्स को पोजीशन में लेगा और 30 डेज के अंदर अंदर जो है बैंक को सारे कागजात लेके दे देगा कि हमने ये लो, आपने सारा का सारा उस पर ताला वाला सील वील लगा दी है। अगर 30 डेज नहीं हुए तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है 60 डेज की यहाँ पर हो जाएगी कि 60 डेज में आपको देने ही देने हैं। ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, फालतू की बातें हैं, मेन बात मैंने आपको बता दी। सेक्शन नंबर 15, अब आप बोलोगे सर एक एक बहुत सारा तो छुड़वाया जा रहा है। भाई समराइज वीडियो है, रिवीजन वीडियो है, चैप्टर की समरी है, आपको इसके बाद रीड करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, यही तो होता है मेन कॉन्सेप्ट, और क्या चाहिए ओपन बुक में, आपको यही तो जानना है कि भाई क्या कह रहा है सेक्शन, बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद तो एक रीड दे तो खत्म हो गया। जब मैंने आपको समरी बता दी एक सेक्शन की, उसके बाद रीड ही तो देना है, दैट्स इट। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट को टेक ओवर किया जाएगा। मतलब जब अपन ने सेक्शन नंबर अभी ऊपर पढ़ा तो उसमें लिखा था ना टेक ओवर द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को किस तरीके से टेक ओवर किया जाएगा, एसेट को किस तरीके से बेचा जाएगा, वो तो ऊपर वाले सेक्शन में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, ऊपर से ऊपर वालों में। अब मैनेजमेंट को किस तरीके से टेक ओवर करेगा वो सेक्शन नंबर 15 बताएगा। बहुत सिंपल है सेक्शन नंबर 15, इसके अंदर बोला गया कि जब भी मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को टेक ओवर किया जाएगा बोरोवर के, किसके द्वारा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सेक्शन नंबर 9 में, या फिर बैंक के द्वारा, दोनों ही केस में। क्योंकि जब आप मांडवली वाला पढ़ रहे थे तो वहां पर भी बोला था कि उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेंगे, और आपने इसमें भी पढ़ा था जब ऐसी की तैसी कर रहे थे तब भी यही हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेंगे। बस फर्क यह है कि सेक्शन नंबर 9 जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टेक ओवर कर रही थी और यहां पर बैंक टेक ओवर करता है ऊपर वाले सेक्शंस में। ठीक है, जब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है तो होता तो सेम ही चीज है। तो कहता है किस तरीके से वो जो है लेगा, तो कहता है इन केस अगर हमारी जो कंपनी है, अगर हमारी, सबसे पहले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में इन्फॉर्म किया जाएगा। वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में जो है बता दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में और एक वहाँ की देसी लैंग्वेज में कि हमने ऐसे ऐसे इसके बिजनेस के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया है। बैंक ने किया होगा तो बैंक अपने नाम से बता देगा, अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया होगा तो वो बता देगा। ठीक है, तो ये बताने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सिंपल सी चीज होगी, अगर कंपनी है जिसको टेक ओवर किया गया है, जिस बिजनेस को टेक ओवर किया गया है, अगर वो कंपनी के फॉर्म में है तो उसके इसमें एक को डायरेक्टर्स के, कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब जो भी डायरेक्टर होंगे वो अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। लेकिन इनकेस
इन केस अगर अदर्स है, मतलब अगर कंपनी के अलावा कोई और है, कंपनी के अलावा कोई और मतलब किसी और फर्म में है, पार्टनरशिप फर्म के फर्म में है या किसी और फर्म में है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। क्या होगा, सबसे पहले तो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमने इनके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। दूसरी बात, अगर कंपनी के फॉर्म में है वो बिजनेस, तो उस केस में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे हम अपने। अगर किसी और फॉर्म में है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जहां पर मैं बीइंग अ कंपनी डिफाइन, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जितने भी लोग आएंगे, अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। जो भी बंदे अपॉइंट किए गए हैं, जो भी बंदे, पब्लिकेशन हो गया नोटिस का, ठीक है। उसके बाद जो भी बंदे अपॉइंट किए जाएंगे उन सबके पास ये पावर्स होगी कि वो सारे डिसीजन ले सके। वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो पूरा सहयोग बनाएंगे। और जिस भी एडमिनिस्ट्रेटर को और डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, जो जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो कंपनी के लिए अच्छा है, वो सारे काम वो करेंगे, ठीक है। जो भी डायरेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया गया है, बहुत ध्यान से सुना, जो भी डायरेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया गया है वो अपने एमओए, जो एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे ही काम करेंगे। मतलब अपनी वहाँ जाके ये नहीं है कि एकदम गलत सलत कुछ भी कर रहे हैं। जो भी कंपनी के नॉर्म्स है उन सब के हिसाब से ही काम करेंगे वो लोग भी, ठीक है। थोड़ी इज्जत बना के काम करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर टेकन बाय, जब सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो भी हमारे बैंक की या एआरसी ने जब मैनेजमेंट ले ली तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब जब उन्होंने ली तो कंपनी के जो रियल शेयर होल्डर्स हैं उनकी पावर को भी तो रोकना जरूरी है, ठीक है। वरना तो जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं उनको वो निकाल फेंकेंगे, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स, तो इसलिए कंपनी के रियल शेयर होल्डर्स को रोकने के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन डाला गया है, थर्ड वाला, जिसमें ये बोला गया कि जो कंपनी के रियल शेयर होल्डर्स हैं वो क्या क्या नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से कोई डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही कोई गलत रेजोल्यूशन, अजीब कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकते बिना बैंक की मर्जी के। और तीसरा, कंपनी को वाइंडिंग अप में भी नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर एसबीआई ने क्या किया, अपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया कि जा इसका बिजनेस चला, और उधर से शेयर होल्डर्स ने क्या किया, रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम तो कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं, तो उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल शेयर होल्डर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है जब भी मैनेजमेंट लिया जाएगा बिजनेस का, एज पर सेक्शन नंबर 15, जहां पर ये बोला गया है कि वो लोग जो है किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो लोग कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते बिना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब बैंक से पूछे, और ना या एआरसी से पूछे, और ना ही वाइंडिंग अप के लिए जा सकते, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब तक हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमसे कहता है कि जहां पर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जो होता है वो बोरर ने ले लिया होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ले लिया होता है बोरर का, तो जैसे ही डेट्स हमारे फुल्ली रियलाइज हो जाएंगे, ठीक है, तो विजय माल्या ने अगर सारा पैसा दे दिया है तो उसकी मैनेजमेंट को वापस कर दिया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या ने पैसा दे दिया तो उसकी मैनेजमेंट को छोड़ देंगे। बैंक को क्या लेना देना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसों से मतलब है, ठीक है। अगर विजय माल्या ने पैसा लौटा दिया तो फिर उसके मैनेजमेंट को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि उसकी मैनेजमेंट को रिस्टोर तब नहीं करेंगे इनकेस अगर हमने डेट्स के बदले इक्विटी कन्वर्ट करवाया है। जब आप सेक्शन नंबर 9 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डेट को इक्विटी में, शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इनकेस अगर विजय माल्या ने पैसे दे दिए तो इसका तो हम ये बोल सकते हैं कि मैं अपने इक्विटी शेयर्स को नहीं बेच रहा, मैं उसको नहीं सेल कर रहा, ठीक है। तो ये यहां पर एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 16 आता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मुझे लगता है एमसीक्यू में आईसीएआई आपको फंसा सकता है, जिसमें यह बोला गया है कि अगर विजय माल्या की कंपनी के डायरेक्टर्स को निकाला जाएगा, तो अगर निकाला जाएगा क्योंकि नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देगा बैंक या एआरसी, तो उस केस में उनको किसी भी तरीके का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, उनको किसी भी तरीके से का कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा बैंक के द्वारा। अगर उन्हें कॉम्पेंसेशन चाहिए भी तो वो विजय माल्या से जाके मांग सकते हैं कि विजय माल्या, हमें तो एसबीआई ने निकाल दिया, आप क्या मुझे हमारा कॉम्पेंसेशन दोगे, आप हमारी सैलरी दोगे। तो वो विजय माल्या की मर्जी है, वो उनको पैसा देना चाहे या ना देना चाहे, लेकिन वो लोग बैंक से या एसपीवी से जो है नहीं मांग सकते पैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन नंबर 17 आता है, जिसके अंदर ये बोला गया एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर टू रिकवर द सिक्योर्ड डेट्स। अब यहां पर सेक्शन नंबर 17 हमसे ये क्या कहता है विजय माल्या के साथ अगर कुछ हुआ है तो अब अपील फाइल करने की बात है। कहता है विजय माल्या को अगर ऐसा लगता है, पूरा एग्जांपल मैंने विजय माल्या से दिया है, कहता है अगर विजय माल्या को ऐसा लगता है कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उसको टाइम मिलना चाहिए था, तो उस केस में वो अपील फाइल कर सकता है डीआरटी के पास जाकर। कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर जाकर, ठीक है, 45 डेज के अंदर जाके वो विजय माल्या जो है अपील फाइल कर सकता है।
लेकिन वो कौन से डीआरटी के पास जाके अपील फाइल करेगा, ये भी तो एक मुद्दा है। तो वो अपील जो फाइल करेगा वो वहां फाइल कर सकता है जहां पर ऑक्शन हो रहा है घर का, ठीक है, जहां या फिर जहां पर उसके एसेट्स लोकेटेड है वहां पर भी जा सकता है, या फिर जहां पर बैंक की ब्रांचेस हैं वहां पर भी अपील फाइल कर सकता है। वहां के किसी भी डीआरटी के पास जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो डीआरटी होगा वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा कि जो मेजर्स लिए गए हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बैंक के द्वारा वो क्या रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हैं, कहीं बैंक दादागिरी तो नहीं कर रहा विजय माल्या के ऊपर, कहीं उसको प्रताड़ित तो नहीं कर रहा, तो ये चीज चेक करी जाएगी। लेकिन अगर डीआरटी ने एग्जामिन किया जो जो कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने किया है वो प्रोविजंस ऑफ एक्ट के हिसाब से नहीं है, अगर बैंक ने किसी भी तरीके से गलत काम किया होगा तो डीआरटी बैंक को ये बोल सकता है कि तू उसके मैनेजमेंट को वापस कर, उसकी पोजीशन को वापस कर, और जितना भी एक्शन जो बैंक ने लिया है उन सबको इनवैलिड कर देगा, उन सबको इनवैलिड घोषित कर देगा और मना बोल और उसके पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए बोल देगा कि उसका घर वापस कर दे, उसके बिजनेस को वापस कर दे, उसके मैनेजमेंट को छोड़ दे बैंक, क्योंकि तूने गलत तरीके से काम किया है, तूने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो भी डायरेक्शंस होंगे, जो भी एक्यूरेट डायरेक्शंस बैंक को डीआरटी को लगेंगे वो बैंक को देगा, ठीक है। उसके बाद अगर डीआरटी ये डिक्लेयर कर देता है रिकोर्स करने के लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट देयर अंडर एंड नॉट विद एनीथिंग इन द entitled to take the recourse to one or more measures specified in section number 13 subsection 4, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वही ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। मतलब यहां पर सिंपल सी चीज जो फिफ्थ प्रोविजन में बोली गई है वो ये बोली गई है कि अगर एसबीआई, अब एसबीआई का पक्ष भी तो जानना जरूरी है ना, डीआरटी तो एसबीआई का पक्ष भी जानेगा, और एसबीआई जो है सब कुछ कर सकता है अपनी रिकवरी के लिए, उसको मना नहीं है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसके बाद ये फालतू का एक सेक्शन है जिसके अंदर ये बोला गया कि इनकेस अगर आपने जो बंगला था, मतलब एसबीआई ने नोटिस इशू किया, ठीक है, एसबीआई ने नोटिस इशू किया किसको, विजय माल्या को, कि हम तेरा घर बेच रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विजय माल्या ने क्या किया कि पूरा रेगुलेशन फॉलो करते हुए अपने बिल्डिंग घर को किसी और को बेच दिया, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को फॉलो करते हुए, या लीज पे किसी को दे दिया, ठीक है, पूरे एग्रीमेंट्स वगैरह के साथ। तो उसके अंदर यही बोला गया है कि अगर आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को फॉलो किया गया है या मॉर्गेज या लीज पे दे दिया है, ठीक है, नोटिस आने के बाद, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा टेनेंसी वाला एग्रीमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन 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 अगर नोटिस आने से पहले ही उसने टेनेंट्स वगैरह को दे रखा होगा, अगर नोटिस आने से पहले ही उसने टेनेंट्स वगैरह को दे रखा होगा, ठीक है, तो उस केस में डीआरटी जो होगा वो फैसला लेगा कि किस तरीके से वसूली करी जा सकती है, क्योंकि टेनेंट्स का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एक्ट्स के हिसाब से, या किसी बंदे को अगर उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया होगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया होगा, तो उस केस में जो है उन लोगों को जो नए मालिक हैं उनको परेशानी ना हो, इसीलिए डीआरटी जो है उसके हिसाब से फैसला लेगा, और डीआरटी जो फैसला लेगा वही हमारी फॉलो करी जाएगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 18 आता है जिसके अंदर यह बोला गया कि अपील फाइल करी जा सकती है इसके पास अपील फाइल करी जा सकती है एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, सेक्शन नंबर 18 में ये बोला गया है। तो सेक्शन नंबर 18 कहता है, इसके अलावा कुछ बचा तो नहीं, वो तो फैसला 4 महीने के अंदर अंदर देना होगा, ये लिखा है, ठीक है। डीआरटी को जो है मिनिमम जो है 60 डेज में फैसला देगा या तो डीआरटी, और मैक्सिमम जो है 4 मंथ के अंदर अंदर फैसला देना होगा। एक बार 60 डेज ये लिखा हुआ मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 4 महीने, इतने में फैसला देना होगा। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 हमसे बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है कि अगर डीआरटी से खुश नहीं है कोई बंदा, तो वो एग्रीव बंदा है, मतलब डीआरटी अगर हो सकता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एग्रीव्ड हो क्योंकि उसका फैसले से वो पसंद ना हो, ठीक है, या विजय माल्या भी उससे फैसले से कुछ ना हो, तो उस केस में क्या होगा, डीआरटी के अगेंस्ट में जो है वो अपील फाइल करी जा सकती है एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब 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 एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, जब एपलेट ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी तो फीस तो उसकी जाएगी, लेकिन जो बोरोअर है, जो विजय माल्या है, अगर उसे एपलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल करनी है तो फीस तो जाएगी, उसके साथ साथ उसे 50% ऑफ द अमाउंट जो है, 50% ऑफ द अमाउंट जो क्लेम किया गया है या जो डीआरटी ने डिसाइड किया था, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो जमा करना होगा किसके पास, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। वो वापस हो जाएगा लेकिन उसे जमा करना होगा। तो जो भी हमारा बोरोअर है उसको क्या करना होगा, उसे
50% ऑफ द अमाउंट जो क्लेम करा जा रहा है बैंक के द्वारा वो, या जो डीआरटी ने बोला है कि नहीं इसका इतना अमाउंट बनता है वो, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना पैसा जो है 50%, उसका 50% जो है जमा करना होगा एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करने के दौरान विजय माल्या को। लेकिन अगर विजय माल्या रिक्वेस्ट करता है एपलेट ट्रिब्यूनल से कि नहीं मैं 50% अमाउंट नहीं जमा कर सकता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मेरे पास वैसी मेरी हालत बुरी है, तो मिनिमम 25% जो है जमा करना होगा। तो आपको याद रखना है मैक्स वैसे 50% है, लेकिन अगर विजय माल्या रिक्वेस्ट कर दे तो 25% भी हो सकता है वो अमाउंट, लेकिन 25% से कम नहीं होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये फीस है, ये आप पढ़ सकते हो कि कितनी कितनी फीस देनी है, यहाँ पर और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये जितना भी ब्लू में है ना, ये सारा सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए, आप इसको रीड कर सकते हो, एक रीड दे दोगे मोर देन इनफ है। उसके बाद सेक्शन नंबर 18A ये कहता है कि अगर ऑलरेडी पिछले लॉ वगैरह में, इस पिछले प्रोविजंस में अगर ऑलरेडी कुछ पैसे जमा हो रखे होंगे तो उनसे दोबारा पैसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक सेक्शन नंबर 18B पहले हुआ करता था कि अब हाई कोर्ट के सामने अपील फाइल हो सकती है, वो अब जो है वो ओमिट हो गया है, वो अब हट चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 18C आता है, 18C आता है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि राइट टू लॉज अ कैविट, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जो है इग्नोर कर सकते, एक रीड देके छोड़ सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट करने जैसा नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप एक नोट दे दें, एक रीड दे देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फटाफट से आगे बढ़ता हूँ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सेक्शन नंबर 19 जो हमारा है वो ये बोलता है राइट ऑफ बोरर टू रिसीव अ कंपनसेशन एंड कॉस्ट, मतलब जो बोरर के पास ये वो होती है कि वो जो भी खर्चा उसका हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर डीआरटी ने ये फैसला दिया या एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि जो एसबीआई ने किया है, जो एसबीआई ने किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, सेक्शन नंबर 18 जो आपको लग रहा है कि मैंने 18C की छुड़वा दिया है, मैं वापस आके दोबारा से आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। उसमें एक रीड है और कुछ नहीं है, वो सेक्शन इनसे लिंक नहीं है, बहुत अलग सेक्शन, बिल्कुल अलग है, तो मैं आपको जो है डायरेक्टली बाद में आके इस पर पढ़ा दूंगा। फिलहाल मैं एक फ्लो बनाने के चक्कर में सीधा सीधा नीचे आ रहा हूँ और सीधा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप दोबारा आ जाऊंगा, नो वरीज, ठीक है। एसबीआई ने अगर कुछ भी गलत किया होगा तो उसकी वजह से जो विजय माल्या को खर्चा हुआ है वो सारा का सारा उसको वापस मिलेगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा। मतलब एसबीआई ने अगर गलत किया होगा तो जो डीआरटी और एटी ने अगर ऑर्डर दिया तो उसके सारे के सारे पैसे वापस करे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा अपील के साथ सारा का सारा हिसाब किताब खत्म होता है। इसके आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेंट्रल रजिस्ट्री। वो कुछ नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिएट किया गया है जहाँ सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं सरफाइसी के, ठीक है। अब फटाफट से मैं आपको बता दूँ, ये समराइज वे में है, आपको सीधा सीधा मैं बताता हूँ क्या होता है। अब इससे आगे जो भी आएगा वो लेस इंपॉर्टेंट है, पूरा मेजर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन नंबर 20 सेंट्रल रजिस्ट्री हमसे ये कहता है कि तुमने कहाँ, सेंट्रल रजिस्ट्री जो होता है वो सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या गिरवी रखा हुआ है और कितना पैसा लिया हुआ है, ठीक है। किस कौन से बैंक से, वो कौन से बैंक से या किसी भी बंदे से, और उसको क्या क्या गिरवी रखा हुआ है वो एक जगह पे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि कल को बैंक को एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर जो है 10 जगह लोन ले लेते थे लोग, तो इससे बैंक को बहुत नुकसान हो रहा था। तो ये सोचकर एक डाटाबेस मेंटेन किया गया जिसमें बताया जाएगा कि तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या गिरवी रखा हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखी जाएगी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस डिसाइड करेगा, उसका हेड ऑफिस डिसाइड करेगा, हेड ऑफिस कहाँ होगा वहां पर सारा डाटा जो है मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। किसी और एक्ट के भी अगर होंगे तो सारे के सारे, मतलब चाहे सिर्फ और सिर्फ सरफाइसी में ही नहीं, किसी और एक्ट में भी अगर आपने कहीं गिरवी रखा है कुछ, तो वो सारा भी इसके अंदर मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 20A क्या कहता है? सेक्शन नंबर 20A कहता है कि जो सेंट्रल डाटाबेस है, मतलब ये सारा का सारा सेंट्रल डाटाबेस होगा। मैं वही कह रहा हूँ, ये इतने सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें समराइज वे में अगर सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। जितना भी सेंट्रलाइज वे में एक जगह पे ही रखा जाएगा कि जहां जहां क्या क्या गिरवी है और कितना पैसा आपने वो उसके हिसाब से उठा रखा है। उसके अलावा चाहे वो कंपनीज एक्ट में हो, चाहे वो किसी भी एक्ट में, उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया कि एक्ट आने से पहले भी, मतलब सरफाइसी एक्ट आने 2002 में आया था, उससे पहले भी अगर आपने कोई किसी और के वहाँ गिरवी रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, उसके बारे में भी डिटेल इस एक्ट के हिसाब से सेंट्रल रजिस्ट्री में डाली जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 20B, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेलीगेट कर देगी इसके फंक्शंस और पावर जो भी होंगे टाइम टू टाइम, और इनके डायरेक्टर्स वगैरह को भी अपॉइंट कर देगी। अब इसके अंदर सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और यही बंदा होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और सच अदर ऑफिसर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकता है। तो इसमें यही है कि क्या सेक्शन नंबर 22 हमसे ये बोलता है कि कंटेंट जो होगा वो रखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रखेगा कि सरफाइसी का मतलब सिक्योरिटाइजेशन का, रफा का, और ऐसी की तैसी का मतलब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, सारा रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखेगा कि किस बंदे के ऊपर क्या चल रहा है फिलहाल के दौर में, ठीक है। और ये सारा का सारा मैनुअल फॉर्म में नहीं होगा, कंप्यूटराइज फॉर्म में होगा, ये भी बात इसके अंदर लिखी हुई है।
ये लिखा है मेंटेन होली और पार्टली इन कंप्यूटर फ्लॉपीज डिस्क, जो भी हमारा है उसके हिसाब से मेंटेन किया जाएगा। और रजिस्टर जो होगा वो किसके कंट्रोल में होगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार के। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास रहेगा। मैं आपको एमसीक्यू बता सकता हूँ भी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास रहेगा, या सेंट्रल रजिस्ट्री के पास रहेगा। आपका दिमाग घुमाने के लिए बोला जा सकता है, तो यहाँ पर आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार आंसर आएगा, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार एक आदमी है, सेंट्रल रजिस्ट्री एक संस्था है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 हमसे क्या कहता है, सेक्शन नंबर 23 हमसे यही बोलता है कि लॉ आने से पहले के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी सारे के सारे ट्रांजैक्शन होंगे सिक्योरिटाइजेशन के, एसेट रिकंस्ट्रक्शन के और एनफोर्समेंट के, वो सारे के सारे सेंट्रल रजिस्ट्री को दिए जाएंगे और सब मेंटेन किया जाएगा, जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी उसके हिसाब से। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के तहत जो है वो बता सकती है टाइम टू टाइम कि कौन कौन किस तरीके की रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने होंगे, ठीक है। रूल्स बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है, दैट्स इट। इसमें कुछ फालतू था, ज़्यादा कुछ था नहीं। रूल्स पढ़ लेना, नीचे दे रखे हैं, एक रीड मार लोगे चल जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में बहुत कुछ है जो याद रखना है। सेक्शन नंबर 24 हमसे ये बोलता है कि अगर कोई चेंजेस होते हैं, मतलब जो रिकॉर्ड बताया है, जो मतलब बैंक जो रिकॉर्ड बताया है, फॉर एग्जांपल विजय माल्या ने कोई रिकॉर्ड बताया है, या एआरसी ने रिकॉर्ड बताया है, या फिर जो भी हमारे बैंक ने रिकॉर्ड बताया, बैंक ने, विजय माल्या तो नहीं बताएगा यहाँ पर, सॉरी, बैंक बताएगा कि हमने ये एसेट गिरवी रखे हुए हैं और इतना लोन दे रखा है, या एआरसी बताएगा। तो इन दोनों में से जिसने भी बताया, तो फॉर एग्जांपल अगर उसने पैसे वसूल लिए, मतलब अगर उसने गिरवी रखा था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी और बैंक ने तो इन्फॉर्म कर दिया होगा कि इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी है, लेकिन मैंने जब पैसे चुका दिए तो प्रॉपर्टी हट गई, तो ये बात भी तो सेंट्रल रजिस्ट्री को बतानी पड़ेगी, तो वो भी उसके बारे में भी जो है मॉडिफिकेशन किया जाएगा, वो मॉडिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि जो एआरसी होगा या जो हमारा बैंक होगा, एज वो इंटीमेट करेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार को ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन, अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट का सारा सेटिस्फाई हो गया उसके बारे में कितने दिन के अंदर अंदर, तो ये 30 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होगा कि हमने हमारा पैसा वसूल लिया है, हमें पैसा मिल चुका है। ये 30 दिन के अंदर अंदर जो है ड्यूटी दी है सेंट्रल रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की कि हमें पैसे मिल चुके हैं, आप इसका रिकॉर्ड जो है अपना चेंज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो एंट्री डाल देगा कि ठीक है भाई, इसका जो है पैसे वसूल हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसके अंदर ये बोला गया कि अगर कंसर्न बोरोर जो है इंटीमेशन देता है सेंट्रल रजिस्ट्रार को कि रिकॉर्ड नहीं किया पेमेंट और सेटिस्फैक्शन, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो होगा ऑन द रिसीट ऑफ इंटीमेशन नोटिस भेजेगा एआरसी को या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कि शो कॉज नोटिस कि 14 दिन के अंदर अंदर वाई पेमेंट और सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, कि क्यों पेमेंट जो है, मतलब अगर उसको बोला गया कि आप पेमेंट अभी रिकॉर्ड मत करिए, तो उससे पूछेगा 14 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस देगा कि तू बता क्यों तुझे ऐसा लगता है कि भाई हम उसको जो है इसको रिकॉर्ड अभी फिलहाल ना करें, ठीक है। तो उसके बाद अगर शो कॉज नोटिस का जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसके बेसिस पे काम रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 26 हमसे बोलता है राइट टू इंस्पेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, वही इंस्पेक्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिजनेस आवर्स में ओपन होता है, एक नॉमिनल सी फीस देके कोई भी बंदा आके रिकॉर्ड चेक कर सकता है कि किसके कितने एसेट्स गिरवी कहाँ पर हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 26A आता है, जिसके अंदर बोला गया कि अगर गलती से सेंट्रल रजिस्ट्री में बताना भूल गया तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसे मौका दिया जाएगा, अगर उसके पास वैलिड रीजन है तो वो सेंट्रल रजिस्ट्री में जो है बता सकता है। अब आप लोग सोचोगे अगर सेंट्रल रजिस्ट्री में नहीं बताया तो क्या होगा, अगर सेंट्रल रजिस्ट्री में बैंक ने या एआरसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि उसके पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, तो उन्हें एसेट्स बेचने नहीं दिए जाएंगे, उन्हें मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी नहीं लिया जाएगा, मतलब क्योंकि वो बोलेगा कि तूने जब हमें बताया ही नहीं तो हम तुझे पावर ही नहीं देंगे ये सब करने की, क्योंकि तू खुद ही गधा है, इसीलिए वहां पर बताना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन कर दी जिसमें बोला गया कि इनकेस अगर वैलिड रीजन है तो उस केस में आपको उनको मौका दिया जाएगा कि ठीक है हम तुम्हारी लेट एंट्री भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर वैलिड रीजन नहीं हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को मना कर देगा कि तू इनकी एंट्री मत लिख, इनके ऊपर सरफाइसी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये लोग सरफाइसी एक्ट का फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास ये आता है कि किस तरीके से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह जो होंगे वो हमारे रजिस्ट्रेशन हो, वही बात आ रखा है कि सेंट्रल रजिस्ट्री में किस तरीके से रिकॉर्ड्स बताने हैं। तो इसके अंदर ये बोला गया रजिस्ट्रेशन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अदर क्रेडिटर्स, सेक्शन नंबर 26B, जिसके अंदर ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम प्रोविजंस बना सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है, एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद जो भी हमारे पर्टिकुलर्स होंगे, डिटेल्स होंगे जो होंगे, इंक्लूडिंग ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो सारे के सारे वो पूरे करेंगे। अगर इन्होंने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो जो सेक्शन नंबर 13 में जो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के वो चारों पॉइंट है कि मैनेजमेंट ले लेना, पोजेशन में ले लेना, एनफोर्समेंट कर लेना, उनके डेटर अब हमारे डेटर हो जाएंगे, वो सारे के सारे राइट्स इनसे छीन लिए जाएंगे, वो इनको नहीं दिए जाएंगे इनकेस अगर उन्होंने नहीं बताया तो, ठीक है। उसके बाद
अगर आपने उसकी और क्या क्या बताना है, अगर प्रॉपर्टी को अटैच भी कर लिया होगा तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म करना है सेंट्रल रजिस्ट्री को कि हमने अब इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, अब हम इसके बाद इसको बेचेंगे। अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसा वसूलना होगा, अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसा लेना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह रिकवरी करनी हुई, तो गवर्नमेंट खुद भी सेंट्रल रजिस्ट्री में ये बात बताएगी कि हमारा भी टैक्स जो है इससे आना बाकी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 26C हमसे कहता है कि इफेक्ट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का। तो इसके अंदर ये बोला गया विदाउट प्रेजुडिस, मतलब जब रजिस्ट्री में डाल दिया इसका मतलब होगा कि आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, मतलब जब आपने सेंट्रल रजिस्ट्री में कोई चीज़ डाल दी तो इसका मतलब आपने जो है सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि हमने ऐसे ऐसे इसकी प्रॉपर्टी गिरवी है मेरे पास। अब बाकी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आके चेक करें कि प्रॉपर्टी किसी और के पास तो गिरवी नहीं है, ठीक है, मतलब लिक्विडेटर है तो लिक्विडेटर भी चेक कर सकता है, कोई और बैंक लोन देना चाहता है तो वो भी सेंट्रल रजिस्ट्री से पूछ सकता है, और बिजनेस आर्ट्स में पूछेगा तो वो इसको इन्फॉर्म कर देगा। उसके अलावा अगला पॉइंट इसके अंदर बोला गया कि प्रायोरिटी के बेसिस पे पैसा दिया जाएगा जब पैसे लौटाने की बारी आएगी। तो कहता है जिसने जिस तरीके से लिखवाया उसको उस तरीके से पैसे मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखवाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 26D आता है, जिसमें यह बोला गया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें यह बोला गया कि अगर किसी बंदे ने रजिस्ट्री में नहीं लिखवाया तो बैंक की अब तो कयामत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन नंबर 13 जो हमारा एनफोर्समेंट है वो प्रोविजंस फॉलो नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर सरफाइसी नहीं मिलेगा, उसको सरफाइसी एक्ट को वो फॉलो नहीं कर पाएगा इनकेस अगर उसने सेंट्रल रजिस्ट्री में डिटेल्स नहीं लिखवाई, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 26E आता है, जिसमें प्रायोरिटी बोला गया है। कहता है एक्ट में कहीं पर कुछ भी लिखाओ, लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें बोला गया कि लेकिन सेक्शन नंबर 53 ऑफ IBC जो होगा वो फॉलो किया जाएगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसको किस तरीके से फॉलो। तभी तो मैं बोलता हूँ ये जो सरफाइसी एक्ट है ना वो इतना काम का नहीं है, और आपको अब फॉलो मतलब खामखा ICAI ने डाल दिया है, जबकि IBC ही मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब सारे काम IBC के हिसाब से ही हो रहे हैं, तो फिर भी जबरदस्ती आपको पढ़ा रहे हैं नॉलेज के लिए, तो आप पढ़ सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद भाई सारे के सारे ऑफेंसेस हैं, पेनल्टीज़ हैं जो आप रीड करके ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेनल्टीज़ हैं जो हमारे सेक्शन नंबर 23, 24 और 25 के हिसाब से, ठीक है। उसका 28 ओमिट हो गया है, 29 में ऑफेंसेस हैं, ठीक है। उसका कॉग्निजेंस है कि कॉग्निजेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर पेनल्टी लगाने की पावर, उसके अगेंस्ट में अपील किसके पास फाइल करनी है, एपलेट अथॉरिटी क्या है, और पेनल्टी किस तरीके से रिकवर करी जाएगी। तो यही बात सारी की सारी है कि कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है, ऑफिसर्स के ऊपर भी लग सकती है, सिक्योरिटी क्रेडिटर्स पे भी लग सकती है, उन पर भी लग सकती है, जो 5,000 रुपये एवरी डे की उनके ऊपर लगेगी, ठीक है, अगर रजिस्ट्री में उन्होंने नहीं लिखवाया तो। अगर रजिस्ट्री में उन्होंने नहीं लिखवाया तो सेक्शन नंबर 27 हमसे ये कहता है कि अगर रजिस्ट्री में उन्होंने नहीं लिखवाया, सेंट्रल रजिस्ट्री में लिखना भूल गए और वैलिड रीजन भी नहीं था, तो जो भी कंपनी है उसके ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी क्रेडिटर्स हैं, उन सबके ऊपर 5,000 डेली की पेनल्टी लगेगी। सेक्शन नंबर 28 हमारा ओमिट हो चुका है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है 29 ऑफेंसेस के बारे में बोलता है, जिसके अंदर ये बोला गया कि अगर कोई भी एक्ट का प्रोविजंस का ऑफेंस करता है कोई बंदा, तो उसको और कुछ और पेनल्टी अगर नहीं बोली गई है तो उसको पेनल्टी 1 साल की जेल और फाइन बोथ लगेगा, जो भी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 30 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है। कहता है जो कॉग्निजेंस है उसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है, RBI अप्लाई कर सकता है, या उसके बिहाफ पे जो है कोई और बंदा भी अप्लाई कर सकता है कॉग्निजेंस के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 30A आता है, 30A जिसके अंदर ये बोला गया कि पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू इम्पोज द पेनल्टी। कहता है अथॉरिटी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है या कोई भी पर्सन जो कंप्लाई नहीं करता डायरेक्शंस जो इशू करे RBI ने, तो उनके ऊपर भी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर भी हो सकता है, या कोई और पर्सन जो भी RBI के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, अगर उनके ऊपर भी जो है पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है। और पेनल्टी कितनी होगी, 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, या फिर जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है अगर वो अमाउंट क्वान्टिफाइबल है उसका ट्वाइस विच एवर इज मोर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। और अगर लगातार डिफॉल्ट हो रहे हैं तो रोज का 1 लाख रुपए भी लगेगा। तो पेनल्टी कितनी होगी, ARC के ऊपर या कोई भी पर्सन जो RBI के रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 करोड़ रुपए की, या फिर 2 टाइम्स ऑफ द अमाउंट अगर अमाउंट इन्वॉल्व हमें पता है तो, और प्लस 1 लाख रुपए डेली का जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बोला गया कि जो भी पेनल्टी होगी वो 30 डेज के अंदर अंदर जमा करनी होगी, 30 दिन के अंदर अंदर जमा करनी होगी। पहले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दिया जाएगा, और अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग में जवाब अगर सेटिस्फाई हो गए तब तो ठीक है, नहीं हुए तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी कि 30 डेज के अंदर अंदर पैसा जमा कर, 30 डेज के अंदर अंदर पैसा जमा करना होगा। उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर ARC की है तो, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद यही है 30 डेज में पैसा दे दे और क्या। इसके बाद सेक्शन नंबर 30B कहता है कि जो भी अगर पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है तो ARC या कोई भी पर्सन जो भी है जिसके तो वो अपील फाइल कर सकता है, 30 डेज के अंदर अंदर एपलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल कर सकता है, ठीक है।
इसके बाद सेक्शन नंबर 30C ये कहता है कि जो एपलेट अथॉरिटी है या तो वो अपील को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, दैट्स इट। ठीक है, ऑब्वियसली रीजन होंगे ठीक। तो उसके बाद सेक्शन नंबर 30D कहता है रिकवरी ऑफ पेनल्टी। अब पेनल्टी को वसूला जाएगा, और पेनल्टी को जब भी वसूला जाएगा तो ऐसे वसूला जाएगा जैसे रिकवरेबल सम वसूला जाता है, जैसे हमारा इनकम टैक्स एक्ट में वसूला जाता है, उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी पैसे को वसूला जाएगा एज अ रिकवरेबल सम। 30 दिन के अंदर अंदर पैसे जो है वसूले जाएंगे। ठीक है जी, यही है कि आरबीआई इस तरीके से वसूलेगा, उस तरीके से वसूलेगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। मैंने बता दिया ना, जैसे उसमें वसूलते हैं इनकम टैक्स में, उस तरीके से वसूलेगा, और कुछ नहीं है भाई। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मुझे लगता है ये लास्ट सेक्शन है सेकंड, और एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट में जो लास्ट सेक्शन है वो यही है कि किस कब कब सरफाइसी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर गुड्स लिएन पे है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या अदर लॉ में तो अप्लाई नहीं होगा। अगर गुड्स किसी के एसेट्स प्लेज ऑफ उसमें है, प्लेज पे है, तो नहीं अप्लाई होगा। एयरक्राफ्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वेसल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अनपेड सेलर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुना। अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए से कम का अमाउंट है, अगर फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम की है, अगर फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम की है, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम की है, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर 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 आपका अमाउंट जो ड्यू है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को लेकर 25% से कम ही बचा है अब, तो आप सरफाइसी एक्ट को अप्लाई नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है कि सरफाइसी एक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा अगर आपका अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके, मतलब 100 रुपए थे और 78 रुपीज़ किसी ने लौटा दिए हैं या 80 रुपीज़ किसी ने लौटा दिए हैं, तो सिर्फ 20 रुपये बचे, तो 20% ही बचा, तो आप सरफाइसी 20 रुपये के लिए 20% के लिए अब आप सरफाइसी एक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। तो यही बोला गया है कि अगर 25% से कम है, लेस देन 25% है, याद रखना लेस देन 25% है किसका, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर, तो उस केस में आप सरफाइसी अप्लाई नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 31 यही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम बता सकता है किसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जब भी ऐसा कुछ होगा तो 30 डेज के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, और जब वहां पर पास हो जाएगा उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो फॉलो किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 कहता है कि गुड फेथ में प्रोटेक्ट किया गया है आरबीआई को, सेंट्रल रजिस्ट्रार को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और उसके ऑफिसर्स को। ठीक है, कि ये जो भी काम कर रहे हैं गुड फेथ, अगर उन्होंने गुड फेथ में किया है तो ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 33 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, चीख के बता रहा हूँ, मतलब सिंपल है, जो हर जगह हमने पढ़ा है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया होगा तो उसके डायरेक्टर्स या ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो फंसेंगे। लेकिन अगर ऑफिसर इंचार्ज अगर डायरेक्टर से प्रूव कर देते हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, फिर उन्होंने जो काम किया सब गुड फेथ में किया है, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 34 ये कहता है कि सिविल कोर्ट जो है इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो परेशान नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 35 हमसे ये बोलता है कि जो ये एक्ट है सरफाइसी सबको ओवरराइड करेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू आईबीसी को ओवरराइड नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 36 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आपकी सारा का सारा डिपेंड करता है, आईसीए ने इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे लगता है दोबारा पूछ सकता है, जिसमें ये बोला गया है कि लिमिटेशन एक्ट जो होगा, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, वो पूरी की पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब अगर एक बार लिमिटेशन एक्ट का पीरियड निकल गया, अगर लिमिटेशन एक्ट का पीरियड निकल गया तो उसके बाद जो बैंक है वो अपना एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं कर सकता, उसके एसेट्स को नहीं बेच सकता। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद 37 ये कहता है कि जो अदर एक्ट्स हैं उनको भी साथ लेकर चलेगा, सिक्रा को साथ लेकर चलेगा, सेबी को साथ लेकर, मतलब ये वाला एक्ट जो है वो सारे एक्ट्स को साथ में लेकर चलेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 38 कुछ नहीं है, यही बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल्स बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है। इसके बाद जो हमारे नए मतलब किस तरीके से एक्ट सेटअप हुआ था उसके बारे में बोला गया कि डिफिकल्टीज को रिमूव, जब एक्ट आया था तब के बारे में है ये सेक्शंस, आप इसको साफ इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सरफाइसी जो है एनबीएफसी के ऊपर तभी एप्लीकेबल होता है, एनबीएफसी के ऊपर तभी एप्लीकेबल होता है जब उसका एसेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा हो और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, ये सेम बात अब आईबीसी में भी है, यहां पर भी यही बात लागू है। दैट्स इट, मेरी तरफ से ये चैप्टर ओवर होता है। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देते हुए समझाया है। एक रीड इस वीडियो के बाद अगर आप इस चैप्टर को दे देते हो
तो सच बता रहा हूँ बहुत क्लासिक तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। जो ब्लू में शेडेड है वो इसलिए छुड़वाया है कि वो आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए है, समझने के लिए है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको अगर एक सिंपल रीड लेके भी छोड़ दोगे तो टेंशन नहीं है, क्योंकि मेन प्रोविजंस सेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं, चैप्टर का पूरा सार मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। ठीक है, आपका अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों की अच्छे से जो है इस साल आप सीए बने, और बस फिर अच्छे से मैसेज करें और मुझे बताएं। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।